हेलो क्लास 10 के बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये पार्ट 1 है, यानी इंट्रो क्लास होगा। ठीक है, धीरे धीरे पार्ट वाइज मैं इसको पूरा करूंगा। तो चलिए शुरू किया जाए। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या है, अगर इसको जानना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़िए, इस पूरे वर्ड को तोड़िए। तो अगर इस पूरे वर्ड को तोड़िएगा तो आपको दो वर्ड मिलेंगे। एक मिलेगा आपके पास इलेक्ट्री और एक मिलेगा आपके पास सिटी। ध्यान से देखो, इलेक्ट्री एंड सिटी ये दोनों मिक्स हुए तो ये पूरा वर्ड बना है। अब देखो इसमें भी कुछ छुपा हुआ है, तो हाँ बिल्कुल। इलेक्ट्री का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्री का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और सिटी का मतलब होता है क्या, बताओ जल्दी, फ्लो, है ना। इलेक्ट्री का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और सिटी का मतलब क्या होता है, फ्लो। अब ध्यान से देखो, इन दोनों को मिक्स करोगे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी का डिफिनेशन आ जाएगा, बेसिक सा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमें क्या बतलाता है, अगर कोई पूछ दे तो हम क्या बताएंगे, ये हमें बतलाता है किसके बारे में, स्पेशली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम जानते हैं किस नाम से, इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिक डिफिनेशन है, ये आपने जाना कैसे आया है। ये इलेक्ट्रिसिटी दो वर्ड में बढ़ गए, इलेक्ट्री एंड सिटी, और इलेक्ट्री का मतलब इलेक्ट्रॉन और सिटी का मतलब फ्लो, दोनों मिले तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इससे हुआ डिफिनेशन तैयार किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। अब ध्यान में आपको एक चीज आ रही होगी, और वो क्या, कि ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया है, ये इलेक्ट्रॉन है क्या। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो दोबारा थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आया है कहां से, तो वो आया है एटम से। वो कहां से आया है बताइए जल्दी, एटम से। एटम का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर हम जानना चाहें तो इसको बोला जाता है परमाणु। ठीक है, अगर मैं इसको समझाना चाहूं तो मैं इस तरीके से समझा सकता हूं कि जैसे किसी भी वस्तु को, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, नॉन लिविंग थिंग है, तो अगर उसको आप तोड़ते जाइएगा तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब वो नहीं टूटेगा। क्लियर बात है ना। ऐसा एक स्थिति आएगा ना जब आप तोड़ नहीं पाइएगा, तो वो जो स्थिति होती है उसी स्थिति को एटम कहा जाता है। अगर वो नॉन लिविंग थिंग हो, तो अगर कोई निर्जीव वस्तु हो जिसमें जीवन नहीं है, अगर उसको आप तोड़ते जाइएगा एक ऐसी स्थिति आएगी जब उसमें उसको तोड़ना पॉसिबल नहीं होगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, एटम कहा जाएगा। और अगर वही लिविंग थिंग हो जाता है तो क्या हो जाता है, सेल हो जाता है ना। तो इतना तो मालूम होगा आपको। तो हम एटम को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो हम कहेंगे the smallest part in which an element can be divided। ये बेसिक डिफिनेशन है। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। सुपरलेटिव डिग्री है ग्रामर। तो स्मॉलेस्ट पार्ट मतलब सबसे छोटा भाग, इन विच एन एलिमेंट, एलिमेंट कितने हैं अभी, 118 के आसपास, है ना। तो 118 एलिमेंट को अगर आप हर एक एलिमेंट को काटते जाओगे, बांटते जाओगे छोटे छोटे टुकड़ों में, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब वो टूटना बंद कर देगा। उस स्मॉलेस्ट पार्ट को, वो हर एक स्मॉलेस्ट पार्ट को जब वो टूटना बंद कर देगा, उसे हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। कहानी समझ में आ रही है। तो एटम क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्ट इन विच एन एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड। एलिमेंट जो भी है अगर उसको तोड़ते जाइएगा, नॉन लिविंग थिंग जो भी है उसको तोड़ते जाइएगा, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब वो टूटना बंद हो जाएगा। वो सबसे छोटा पार्ट, सबसे निचला भाग जो है वो क्या कहलाएगा, आपका एटम कहलाएगा। क्लियर है। इसके बारे में और कुछ बातें एटम के बारे में क्या है, दिस इज नॉट फाउंड फ्रीली इन नेचर। ये नेचर में या प्रकृति में फ्रीली रूप में नहीं पाया जाता है, स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है ना। ऐसा नहीं है कि यहां पे एटम है, एक एटम, इसको इधर हटाओ, इधर एटम हटाओ, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर बात है। जो कुछ भी दुनिया में है, जो कुछ भी यूनिवर्स में है, वो किससे बनकर के बना हुआ है, कुछ ना कुछ एलिमेंट से। आपने पढ़ा होगा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, मतलब 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है हर एक वस्तु, है ना। आकाश, अग्नि, जल, मिट्टी, इस तरीके से मालूम है आप लोगों को। तो
एलिमेंट जो होता है वो किससे बना हुआ रहता है? एटम से। तो मालूम है ना आपको कि एटम जब मिक्स होते हैं, एटम जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। और पूरा जो यूनिवर्स है वो हर एक यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट किसी न किसी एलिमेंट से बना है। तो फ्रीली फॉर्म में एटम कैसे होगा? है ना, फ्री फॉर्म में एटम थोड़ी होगा किसी का। किसी वुड का एटम थोड़ी घूमते रहता है इधर उधर, वो वुड के साथ जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन का एटम हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, आयरन का एटम आयरन के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं कि घूम रहा है। बोलेंगे कि भाई आयरन का एटम इधर मेरे पास आ और वो आ जाएगा आपके पास। समझ में आ रही है बातें? फ्रीली फॉर्म में नहीं रहता है, किसी के साथ रहेगा, फ्री में नहीं रहेगा। एटम सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का, जब उसको तोड़ते जाइएगा तो, और वो कभी भी फ्रीली नहीं होगा, उससे बाहर नहीं निकलेगा। वो हमेशा क्या रहता है? किसी के साथ। 2 एटम मिल करके, 3 एटम मिल करके, 4 एटम, मतलब ये तो मैं ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं। बहुत सारे एटम मिल करके क्या करते हैं? किसी एलिमेंट का निर्माण करते हैं। लेकिन वो फ्रीली फॉर्म में नहीं रहते भाई, ये ध्यान रखना, वो फ्रीली फॉर्म में नहीं रहते हैं। तो ये पॉइंट था, दिस इज नॉट फाउंड फ्रीली इन नेचर, ये नेचर में नहीं पाए जाते। अगर मैं कहूं कि नेचर का सबसे फंडामेंटल पार्टिकल कौन है? नेचर्स फंडामेंटल पार्टिकल, यानी पूरा जो नेचर है वो किन पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है? कणों से। तो एक तो एटम आपका आ जाएगा, एटम से मिलकर के एलिमेंट बना, एलिमेंट से बना पूरा नेचर। लेकिन मैं अगर उनसे भी छोटा, एटम से भी छोटा अगर कुछ बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि नेचर का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो कौन कौन होता है? अगर मैं बताऊं तो वो कौन कौन हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा, और कौन होगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है, फंडामेंटल पार्टिकल बताइए नेचर का, कौन होगा? प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और कौन होगा? न्यूट्रॉन होगा। क्लियर बात? ठीक है, तो इतना तो बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन एटम में किस तरीके से पाए जाते हैं और कहां पे रहते हैं। चलिए मैं क्या करता हूं, यहां पर एक पिक्चर लेता हूं और किसी भी ऑब्जेक्ट का एक एटम है, मान लीजिए ये किसी भी ऑब्जेक्ट का एक एटम है, तो इस एटम में इसके मध्य भाग में है ना, सेंटर में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। ये आपको मालूम होगा। और न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल फंडामेंटल पाए जाते हैं? तो ये आपको मालूम होगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक प्रोटॉन और एक क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन, है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और इसके चारों तरफ क्या होता है? सेल बने हुए होते हैं। और इन सेल्स में क्या होते हैं बताइए जल्दी? विद्यमान इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इतना मालूम है आपको? ये पूरा एटम का अगर पिक है तो बीच में न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है बताइए? अभी बताया ना कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल नेचर के हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और ये किसके अंदर है? ये छोटा है, और किससे छोटा है भाई? एटम से भी छोटा है ना। और वो उसमें इनका पोजीशन बताया गया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पे? मध्य भाग में, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मूव करते रहते हैं। सवाल ये उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि ये मध्य में पाए जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन किनारे पाए जाते हैं? तो अगर मैं कहूं, इसको अगर समझाऊं तो मैं कह सकता हूं यहां पर इसका रीजन अगर मैं बताना चाहूं तो रीजन ये है कि मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा बड़ा होता है। बड़ा होता है किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बड़ा होता है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन से। इस रीजन से न्यूक्लियस जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखता है अपनी तरफ, है ना, अपनी तरफ। उस पर ज्यादा फोर्स लगाता है ना। और इलेक्ट्रॉन पर वो उतना फोर्स नहीं लगा पाता है क्योंकि उसका मास कम है ना। ये हम जानेंगे आगे कि किस तरीके से मास पर डिपेंड करता है ये फोर्स, है ना।
ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये किस तरीके से मास पे डिपेंड करता है हम आगे जानेंगे। यहां पर मैंने सिर्फ बेसिक बताया है कि मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ज्यादा है, इसलिए न्यूक्लियस उस पर फोर्स ज्यादा लगाता है, तो इसको अपने पास रखता है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है जिस रीजन से ये नहीं रख पाता है, क्योंकि ये इस पर ज्यादा फोर्स नहीं लगा पाता है, क्योंकि फोर्स जो है वो डिपेंड करता है किस पर, मास पर। मास जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा फोर्स, और मास जितना कम उतना ही कम फोर्स, जिस रीजन से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पर, बीच में पाया जाता है। तो इतना तो बेसिक आपको मालूम चल गया होगा, ठीक है। एक सवाल नॉर्मल पूछा जाएगा आपसे, क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। बोलेगा ये तो केमिस्ट्री में नहीं, इसका यूज है थोड़ा सा बस, है ना, बताएंगे आगे क्या है यूज। तो चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन अगर बताया जाए तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ये कूलम्ब चार्ज का क्या है, यूनिट है। आगे बता देता हूं चार्ज क्या है। तो चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन जो है 1.6 × 10⁻⁻19 होता है क्या? नहीं, यहां पर माइनस लगा हुआ आता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। क्या कहा जाता है इसको? निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। अब सवाल उठाइएगा कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कैसे है, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट करा गया था, अल्फा कणों को भेजा गया था गोल्ड फॉइल्स के बीच में से, और उसके बाद ये ऑब्जर्व करा गया कि इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट एक हुआ था, है ना। तो उस पे नहीं जाएंगे, बेसिक जानकारी रखिए। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसलिए इस पे जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब है। ये भी एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है वैल्यू। और अगर बात की जाए प्रोटॉन पे, तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज, अगर सवाल ये उठ जाए तो क्या होगा बच्चों, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। लेकिन यहां पर क्या होगा, माइनस नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। कैसा चार्ज पार्टिकल है? पॉजिटिवली। तो इसलिए ये डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली इसका यूज है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है बट थोड़ा सा इसका यूज है, इसलिए मैंने बता दिया आपको बेसिक। चलिए, अब पूरा आप जब देख रहे हो इसको, तो आप देख रहे हो कि इसमें एक एक्स्ट्रा चीज है। क्या है? चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है? सवाल आपसे पूछा जाएगा, चार्ज क्या होता है। चार्ज का डिफिनीशन अगर पूछ दे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछा देगा, पूछबे करेगा। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो चार्ज को अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूं, इसको नोट करते चलिए। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, ये एक वस्तु का, एक पदार्थ का, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर बाय विच, जिसके द्वारा, यह एक प्रकार का गुण है किसका, पदार्थों का, जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, बाय विच एनी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है? इलेक्ट्रो अट्रैक्टिव और डिसरेक्टिव, ठीक है ना, फोर्स। ठीक है, आप लिखते चलो ध्यान से, थोड़ा सा मैंने राइटिंग यहां पे नहीं बना पाया हूं तो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। तो क्या ये क्या है, चार्ज क्या है? चार्ज माने क्या, एक प्रकार का गुण है, किसका, किसी भी पदार्थ का, है ना। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक गुण है, जिसके तहत अगर भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फील करता है एक अट्रैक्शन और एक रिपल्सन, है ना। ठीक है, क्या है ये? मार्कर। आपके हाथ में क्या है? कलम। तो उस कलम को जैसे ही हम बालों से रगड़ते हैं और उसके बाद हम जब लेके जाते हैं नजदीक कागज के, तो कागज फील करने लगता है क्या? अट्रैक्शन फोर्स। अरे हाँ या ना बताओ जल्दी। बिल्कुल। और वही अगर दोनों सिमिलर चार्ज हुए तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपील करते हैं। ये पहले भी आपने पढ़ा है। तो यहां पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रो अट्रैक्टिव और डिसट्रैक्टिव फोर्स जो है वो अनुभव कर रहा है। और किस रीजन से? तो भैया चार्ज के कारण, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज के कारण ही ये गुण आ जाता है। चार्ज ही वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये गुण आ जाता है। माने कोई आदमी ऐसे बैठा हुआ है आराम से क्लास में, तो उसको क्या बोला जाएगा? न्यूट्रल। लेकिन जैसे ऊपर से आएगा एक टीचर का हाथ, मतलब गालों पे, तो फिर से वो एक्टिव हो जाता है। वो जस्ट लाइक ऐसे ही है चार्ज, है ना। चार्ज जीरो भी हो सकता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में है, जो नॉर्मल रूप में है, मतलब ऐसे ही रखा हुआ है, ये कलम ऐसे ही रखा हुआ है, तो ये न्यूट्रल। चार्ज क्या है? इस पे जीरो है। कहानी समझ में आ रही है? चार्ज क्या है? जीरो है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल फॉर्म में है, कुछ इसके पास नहीं हो रहा है, इसके साथ कुछ नहीं हो रहा है। यहीं पर रब करने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब रब करने से क्या दिक्कत हो जाएगा वो मैं आपको समझाता हूं। आगे बढ़ते हैं। अगर डॉग की आवाज सुनाई दे तो उसको म्यूजिक की तरह लें, बाकी तो नहीं मैं कुछ कर सकता हूं। अब देखिए कहानी में क्या है कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये तो आपको मालूम है, और यहाँ पर प्रोटॉन जो होता है पाया जाता है मध्य भाग में, और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इधर किनारे की तरफ, इधर पाया जाता है। प्रोटॉन इधर पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन किनारे किनारे पाया जाता है। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन होती है, प्रोटॉन भले ही न्यूक्लियस के पास रहे, इलेक्ट्रॉन भले ही किनारे रहे। क्यों रहे मैंने बता दिया है ना। लेकिन इन दोनों में खासियत क्या होती है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, अगर वो ऑब्जेक्ट नॉर्मल फॉर्म में रहे तो। लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला यही वाला एटम है, ये एटम है, और किसका एटम है, आपके पेन का। अगर ये आपके पेन का एटम है तो इस पेन के एटम को जैसे ही आप रब करिएगा, जैसे ही आप उसको रब करिएगा, जैसे ही इस पेन के एटम को रब करिएगा, इसमें से बाहर निकलने लगेगा कौन, बताइए जल्दी फटाक से, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही ना किनारे है, तो इलेक्ट्रॉन पर ऐसे भी न्यूक्लियस जो है कम फोर्स लगा रहा है, जिस रीजन से ये आसानी से चला जाता है ना, जिस ऑब्जेक्ट से इसको रगड़ा जाता है, रब किया जाता है। और यहां पे क्या है, यहां पे एक और एटम है, और यहां पे एटम किसका है भाई बताओ जल्दी, हेयर का। हेयर मतलब क्या, बालों का। मेरे पास बाल नहीं है अभी तत्काल, तो हेयर का। अब हेयर का एटम यहां पे है तो ये क्या कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, और पहले से इसके पास क्या था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल था। अब देखिए ध्यान से देखिए, इसमें पहले से इक्वल था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इसमें किसकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अरे हाँ या ना बोलिएगा, बिल्कुल। और इसमें किसकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे ज्यादा हो जाएगी, प्रोटॉन से। अरे बताओ ये समझ में आया। इलेक्ट्रॉन इसमें से गया, पहले से दोनों इक्वल था, मान लीजिए 5-5 था, सपोज मैं बता रहा हूं, अगर ये 5-5 था तो यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 प्रोटॉन थे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये कितने बच जाएंगे बताओ जल्दी, 3। तो क्या ज्यादा हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए। और इसमें देखो ध्यान से सुनना, इसमें 5-5 था, तो इसमें जब 2 ट्रांसफर हुए तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हो जाएंगे बताओ जल्दी, 7 हो जाएंगे। तो इसमें देखो ध्यान से, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। इस रीजन से इस वाले एटम को कहा जाएगा कि ये जो एटम है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। और जब ये कलम का एटम है तो हम कह देंगे कि पेन जो है वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। और ये जो है ग्रहण किया है हेयर वाला, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे भैया बताओ जल्दी, निगेटिवली चार्ज बोल देंगे। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब क्या, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, निगेटिवली चार्ज। निगेटिव चार्ज होता है उस पर। प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ज्यादा जो रहेगा उसी का ना प्रभाव रहेगा। तो इसमें प्रोटॉन ज्यादा हो गया, मैं अभी प्रोटीन बोल रहा था, तो प्रोटॉन ज्यादा हो गया, तो प्रोटॉन ज्यादा हो गया जिस रीजन से इसको क्या कहा जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो ये क्या कहा जाएगा, निगेटिवली चार्ज। कहानी समझ में आ रही है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे चार्ज हो जाता है, ठीक है। और ये कैसे चार्ज होता है मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण ही वो चार्ज हो जाता है। पहले से कुछ आउट नहीं करता है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जैसे ही इससे मैं रगड़ूंगा सर के बालों को, तो ये क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा कागज के टुकड़ों को। और क्यों करने लगेगा, बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। अब ये चाहता क्या है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी न रहे। अब ये सोचता है कि अब लेके तो भागा है बाल,
अब मांगे किससे, तो कोई कमजोर मिले तो ये कागज वाला पे बलशाली अपना बल दिखाता है, लेकिन कागज वाला बोलता है कि नहीं मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास भी पहले से इक्वल है, तो वो देता नहीं है, तो कहता है कि देखो हम तुमको टांग ही लेते हैं, तो वो टांग लेता है, ऐसे ना बोलते हैं किडनैप करना वैसा, लेकिन वो भी जिद्दी निकलता है, वो कहता है कि मैं दूंगा नहीं तेरे को, मैं तुमको दूंगा नहीं। समझ में आ रही है बातें? तो चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगले भाग की तरफ। अगर कोई कह दे कि ये चार्ज का मैंने डिफिनेशन बता दिया, चार्ज कैसे उत्पन्न होता है वो मैंने आपको बता दिया, अगला सवाल जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। तो ऐसा यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है। क्या होता है ऐसा यूनिट, बताइए जल्दी। कूलम्ब होता है, यानी मेजर चार्ज को किस में किया जाता है? कूलम्ब में। मैंने अभी बताया था आपको कि प्रोटॉन पे कितना होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और लास्ट में मैंने क्या लगाया था? सी लगाया था। सी मतलब क्या? कूलम्ब। ठीक है, तो एक तो और हो गया, इट इज डिनोटेड बाई क्या, किससे डिनोट किया जाता है? सी से। एक और सवाल पूछा जा सकता है घुमा फिरा करके, वो क्या पूछा जाएगा आपसे? बोलेगा कि सीजीएस थोड़ा यूनिट बता दीजिए भैया, सीजीएस यूनिट मालूम है तो बता दीजिए। ऐसे पूछता नहीं है बट मैं फिर बताता हूं, वो क्या होता है? स्टेट कूलम्ब होता है। क्या होता है? स्टेट कूलम्ब। ठीक है, राज्य कूलम्ब ऐसे नहीं याद करेंगे, स्टेट कूलम्ब होता है, बस यही याद रखेंगे। ठीक है, और चीज छूटा हुआ है कोई इसमें? तो हाँ, चार्ज का सिंबल क्या होता है अगर हम उसको डिनोट करें? ये मैंने बताया कि ऐसा यूनिट का सिंबल सी होता है, ऐसा यूनिट कूलम्ब और इसका सिंबल सी है। अगर मैं चार्ज का सिंबल पूछूं तो उसका सिंबल क्या होता है भैया, बताओ जल्दी? क्यू होता है। यानी कहीं पर भी चार्ज रहेगा उसको डिनोट करना होगा तो किससे करेंगे? क्यू से करेंगे। कहानी समझ में आ रही है? चलिए, इतना तो बातें समझ में आपको आ गई होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है कि चार्ज में पढ़ा रहा था, तो टाइप्स ऑफ चार्ज जो है वो कितने होते हैं? तो एक आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक हो जाएगा आपका निगेटिव चार्ज। ये आपने जान लिया है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक क्या होता है? निगेटिव चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन जहां पे ज्यादा रहेंगे जिस ऑब्जेक्ट में, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बारे में बताया किसने? टाइप्स ऑफ चार्ज ये खोजा किसने? अगर कोई पूछ दे ये सवाल, तो ये पहले बताने वाले जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन थे जिन्होंने वो पतंग वाला, याद होगा 8th क्लास है ना, पतंग वाला एक्सपेरिमेंट किया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन वो फर्स्ट वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि चार्ज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। बताने वाले का नाम क्या था बताओ जल्दी? बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने ही टाइप्स ऑफ चार्ज बताया, लेकिन सवाल ये उठता है कि चार्ज को इंट्रोड्यूस किसने किया? ये तो टाइप्स ऑफ चार्ज बताया ना, उससे पहले चार्ज आया होगा। तो चार्ज को बताने वाला कि कोई ऑब्जेक्ट कैसे चार्ज होता है, प्रोसेस बताया उन्होंने कि कैसे चार्ज किया जाता है ऑब्जेक्ट को। तो उस प्रोसेस को बताने वाले का नाम क्या है? तो उसको बताने वाले का नाम है थेल्स थ्योरम। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो उन्होंने ही बताया, क्या बताया? उन्होंने ही बताया कि भाई कैसे किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है, कैसे यहां पर कलम को चार्ज किया गया रब करके, वैसे ही अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट को उन्होंने बताया। उन्होंने बताया, क्या बताया? उन्होंने बताया कि ग्लास अगर है, अगर उसको रब करिएगा किसके साथ भैया? अगर उसको रब करिएगा किसके साथ? तो कॉटन के साथ अगर करिएगा तो क्या हो जाएगा? ये लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? खोएगा। इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा, किसमें से? ग्लास में से। और जब इसमें से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये क्या करेगा? गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसी से रब कर रहे हो। तो ये लॉस किया तो दूसरा वाला क्या कर लिया? गेन कर लिया। तो अगर इन दोनों में हम कहें तो ये कौन सा चार्ज हो जाएगा? ये कौन सा चार्ज ग्रहण करेगा? तो ये बताओ जल्दी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई। तो ज्यादा कौन हो गया? प्रोटॉन। और प्रोटॉन माने क्या? पॉजिटिवली चार्ज। और ये गेन किया इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है ना। कॉटन का जो कपड़ा होगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कहानी समझ में आया? बताया किसने? थेल्स बाबा ने बताया। लेकिन क्या इसी के बारे में सर्वप्रथम बताया तो ग्लास वाले के बारे में बताया उन्होंने, लेकिन सर्वप्रथम किसके बारे में बताया था? उस ऑब्जेक्ट का नाम है एम्बर। ये आपको पेट्रोलियम में पढ़ा होगा, कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में एम्बर के बारे में। एम्बर क्या होता है मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ एम्बर के बारे में। एम्बर माने कुछ रशियन एरियाज में, मतलब पूरा में नहीं, पूरा रशिया में नहीं, और कुछ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी आप बोल सकते हो
समुद्र के किनारे कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो गम देते हैं, गोंद, है ना, लस्सी जिसको बोलते हैं, जिसे चिपकाते हैं किसी चीज़ को, वैसा कुछ गिरता है ऊपर से पेड़ से, है ना। तो जब वो गिरता था उस पेड़ से, जब गम नीचे आता था, है ना, यानी वो जो गोंद नीचे आता था, तो क्या होता था कि कुछ इंसेक्ट जब उसके ऊपर से गुजरते थे तो उनका पैर चिपक जाता था। किससे भाई? तो उस गोंद से। और वो गोंद धीरे धीरे उनको ओवरलैप कर लेती थी और कुछ दिनों के बाद वही आपका गोंद किसका रूप ले लेता था? एक सॉलिड स्टोन का रूप ले लेता था। और उसी सॉलिड स्टोन को एम्बर के नाम से जाना जाता है। उसी सॉलिड जो स्टोन है उसे क्या कहा जाता है? एम्बर। आपने देखा होगा कि कुछ मूवीज़ में, है ना, कुछ अभिनेत्रियां जो हैं वो वैसा स्टोन लगाए हुई रहती हैं, ऐसा रहता है, ऐसे ऐसे। और कुछ आदिवासी समूह को आपने देखा होगा, तो वो वही एम्बर की बात की जा रही है। तो उन्होंने ही बताया कि एम्बर को अगर ग्रास से है ना, अगर रब कराइएगा तो एम्बर भी हल्की चीज़ों को क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। इसके पास उतना पावर हो जाएगा कि ये खींच लेगा, यानी ये चार्ज हो जाएगा। कहानी यही है ना। तो एम्बर पर एक्सपेरिमेंट सबसे प्रथम करने वाले थे कौन? बताइए जल्दी। थेल्स जी ने बताया उन्होंने कि ऐसा होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ी सी बातें और रह गई हैं इसमें, वो मैं बता देता हूं। देखिए क्या है वो कि जैसे मान लीजिए अभी हमने जाना कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास अट्रैक्शन हो जाता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है, रिपील करता है। तो ये किस रीजन से होता है? जब वो चार्ज को क्या करता है? छोड़ता है और ग्रहण करता है। मतलब वो अगर चार्ज हो जाएगा तभी। अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है तो वो किसी ऑब्जेक्ट को आकर्षित नहीं कर सकता है, अट्रैक्ट नहीं कर सकता है, रिपील नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो चार्ज हो जाता है तो वो करने लगता है। और क्या ये कम या ज़्यादा होता है? तो बिल्कुल कम या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ये किस बात पर डिपेंड करेगा? तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, कितना इलेक्ट्रॉन गया है इस ऑब्जेक्ट से उस ऑब्जेक्ट में, उतना ज़्यादा ही उसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा। समझ में आ रही है बातें, है ना। तो अगर मैं उसको डिनोट करूँ, उस पूरे पावर को डिनोट करूँ, मान लीजिए आपने किसी चीज़ को रगड़ा तो प्रोड्यूस हुआ चार्ज। अरे हाँ या ना, रगड़ा तो प्रोड्यूस हुआ चार्ज। तो अगर मैं उसको Q से डिनोट करूं, Q मतलब क्या बताओ जल्दी? प्रोड्यूस्ड चार्ज। Q को डिनोट किया गया मतलब क्या? Q का मतलब क्या? प्रोड्यूस चार्ज। जैसे ही रगड़ा आपने, है ना, तो प्रोड्यूस चार्ज हुआ और वो किससे डिनोट हुआ? Q से। और ये जो है, ये जो वैल्यू है, कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ, ये डिपेंड करेगा किस पे? तो भाई N पर। N माने क्या बताओ जल्दी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर जो ट्रांसफर हुआ है उस ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, है ना। और N इंटू क्या? E, है ना। ये तो ट्रांसफर हुआ है उस पे, और E पर जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई होगा ना। और E पे वैल्यू मतलब क्या? चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो कितना कूलम्ब ऑफ चार्ज हुआ? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। लेकिन एक जाएगा तो ना, बहुत सारा जा रहा है, तो उसका वैल्यू कैसे निकलेगा? तो Q बराबर N इंटू E, है ना। यानी N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E का मतलब चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। कहानी समझ में आ रही है? चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू आ गया। तो अगर आपके पास ये एक डिफिनीशन, एक फॉर्मूला बन गया, आपको इन तीनों में से कुछ भी निकालना हो, दो दिए हुए रहेंगे तो आप तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, दो दिए हुए रहेंगे तो आप थर्ड आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? तो ये आपको बेसिक जानकारी थी जो मैंने दे दी है। इस पर एक प्रश्न है जो मैं आपको करवाऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।